तो हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स तो कर लिया था, ठीक है। अब टाइम है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस करने का, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, समझ गए। अब इसमें क्या है कि वही सेम चीज जो वहां पे था, 5 क्राइटेरिया मैंने 5 केसेस है। पहला फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा रिवर्स चार्ज, तीसरा वाउचर वाला केस। वाउचर में सेम एज इट इज, कुछ फर्क नहीं है। अगर सर्विस आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और अगर सर्विस आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ठीक है। तो ये सेम है। उसके बाद रेसिडुअल केस, कोई मतलब नहीं है, एज इट इज सेम है। अगर रिटर्न फाइल होता है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइल नहीं होता है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। मतलब अदर केस का रिटर्न फाइल होगा ही, ऑब्वियस सा बात है। एडिशनल वैल्यू किस कारण से, डिलेड पेमेंट के कारण होता है, तो कब होगा, जब रिसीट होगा। तो ये तीनों चीज जो आप ऊपर पढ़ के आए थे वैसा ही है, ठीक है। इन तीनों में चेंजेस बस इन दोनों में है। क्या चेंज है आइए देखते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज में कहा गया, क्या कहा गया, कहा गया दो मेथड है। एक तो मेथड ए और दूसरा मेथड बी। मेथड ए कब अप्लाई होगा, मेथड बी कब अप्लाई होगा, बात आता है ये। मेथड ए तब अप्लाई होगा जब इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हो गया है। टाइम लिमिट कहां बताया गया है, सेक्शन 31 में। जैसे गुड्स के केस में भी सेक्शन 31 ही बताया था, सर्विस के केस में भी सेक्शन 31 ही बताएगा, ठीक है। अगर इनवॉइस टाइम लिमिट के अंदर इशू नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका अलग है। डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। 3 डेट होते हैं। सबसे पहले तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है, दोनों में से अर्लियर डेट। कौन सा अर्लियर डेट, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट होने के, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, काहे कि फॉरवर्ड चार्ज का बात कर रहे हैं, अगर फॉरवर्ड चार्ज का बात कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर, ठीक है। और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, किसके बैंक अकाउंट में, सप्लायर के बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये दो डेट तो कॉमन है, चाहे मेथड हो चाहे मेथड भी हो, इनमें जो अर्लियर हो। तीसरे डेट में क्या होगा, अगर इनवॉइस विद इन डेट है, मैंने इनवॉइस 31 के तहत इशू हुआ है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। अगर विद इन टाइम लिमिट नहीं हुआ है तो क्या करिएगा, डेट ऑफ सप्लाई कर सकते हैं या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कहता है उसको, ठीक है। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, समझ गए। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं दोनों मेथड में। तो फर्स्ट चीज क्या देखना, अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट चीज यही देखना है कि फॉरवर्ड चार्ज है कि नहीं। दूसरा चीज क्या देखना है, विद इन टाइम लिमिट इनवॉइस इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर विद इन टाइम लिमिट इशू हुआ है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विद इन टाइम लिमिट इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब डेट ऑफ सप्लाई इन शॉर्ट, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट आपको पता है, बताने का जरूरत नहीं है, सेम डिफिनेशन है जो गुड्स के केस में था, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाला डेट किसके, सप्लायर के, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड चार्ज का बात कर रहे हैं। या डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड, किसके बैंक में क्रेडिट होगा, सप्लायर के बैंक में, ठीक है। अब टू द एक्सटेंट, ये पहले भी पढ़ चुके थे, अभी भी सेम मीनिंग है, ठीक है। जिस एक्सटेंट तक आपने सर्विस दिया, जिस एक्सटेंट तक पेमेंट रिसीव हुआ, ठीक है। जिस एक्सटेंट तक इनवॉइस इशू हुआ है, जिस एक्सटेंट तक सर्विस के लिए पेमेंट रिसीव हुआ, ठीक है, उसी एक्सटेंट तक। कहने का मतलब, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 3 मेंटेनेंस सर्विस, एक जनवरी में, एक फरवरी में और एक मार्च में, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने जनवरी के ही समय जनवरी और फरवरी का इनवॉइस इशू कर दिया तो टैक्सेबिलिटी जनवरी में ही हो जाएगा, फरवरी वाले के लिए भी। 3 का नहीं होगा। तीसरा कब होगा, जब तीसरा का इनवॉइस इशू होगा, ठीक है। अब वो इनवॉइस यहां इशू हो चाहे यहां इशू हो, या अगर आपको पेमेंट 3 का मिल गया, अगर पेमेंट तीनों का मिल गया तो जनवरी में ही टैक्सेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो अगर आपको पेमेंट मिल गया या आपने इनवॉइस इशू कर दिया, जिस एक्सटेंट तक इनवॉइस इशू किया, जिस एक्सटेंट तक पेमेंट मिला, उस एक्सटेंट तक का टैक्सेबिलिटी उसी मंथ में होगा जिस मंथ में पेमेंट रिसीव हुआ, जिस मंथ में इनवॉइस इशू हुआ, टू द एक्सटेंट, ठीक है। द पेमेंट कवर द सर्विस, समझ गए। Suppose a part of the consideration is paid in advance or invoice is issued for part payment, the time of supply will not cover the full supply, वही चीज, full supply cover नहीं करेगा।
द सप्लाई शैल डीम टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस, या तो इनवॉइस जो कवर कर रहा है वहां तक, या द पार्ट पेमेंट एंड द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं, ये डायग्राम में बता दिया वही कि अगर आपका इनवॉइस इशू हो गया टाइम लिमिट के अंदर तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग और डेट ऑफ क्रेडिट। अगर टाइम लिमिट में इशू नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑन पेमेंट रिकॉर्डेड, ये तो सेम है। ये जो है ये आपका यहां भी है और ये आपका यहां भी है। ठीक है, फर्क क्या है बस इसमें और इसमें। देखना क्या है कि इनवॉइस कब इशू हुआ। तो अब आते हैं सेक्शन 31 पे कि इनवॉइस कब इशू होगा। ठीक है, अब अगर आप इन कारणों से पता नहीं कर पाए, ऊपर वाले ये पूरा जो बना हुआ है इनसे आप पता नहीं कर पाए, तो क्या बोला गया, तो बोला था द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सो रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक ऑफ अकाउंट। अब आप बोलिएगा कि फॉरवर्ड चार्ज में रिसिपिएंट का बात क्यों किया ये। अब आप समझिए रिसिपिएंट के लिए क्या है, वो एक्सपेंस। और कोई भी एक लेमैन भी जानता है, और आप जो पढ़ रहे हैं आप लोग भी जानते हैं, कोई भी क्लाइंट हो या कोई भी पर्सन हो, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने में आगे रहता है, इनकम रिकॉर्ड करने में आगे रहे चाहे नहीं। ठीक है, इनकम में डिफरमेंट करते रहता है वो लोग, लेकिन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने में आगे रहता है। तो अगर आप ऊपर किसी भी कारण से नहीं पता कर पाए, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो तब आप क्या करिएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट। कहने का मतलब जिस दिन अपने बुक्स में सर्विस को रिकॉर्ड करेगा, जिस दिन अपने बुक में सर्विस को रिकॉर्ड करेगा रिसिपिएंट, उस दिन। समझ गए। तो इसके पीछे यही लॉजिक था कि एक्सपेंस रिकॉर्ड करने में लोग आगे रहते हैं, ठीक है, इनकम नहीं। तो हम उसके बुक्स को नहीं देख करके इसके बुक्स को देखेंगे, अगर आप ऊपर से नहीं पता कर पा रहे तो। ठीक है, अब बोले ऐसा यूज कहाँ आएगा, इसका यूज स्क्रूटनी के टाइम में आता है। अगर आप पे स्क्रूटनी इशू होता है डिपार्टमेंट द्वारा और तब आपको ऑडिट किया जाता है, एम्प्लॉयज आते हैं, उनके पर्सनल आते हैं, ऑफिसर सब आते हैं, तो अब क्या करेंगे, अब ये पता कर पाना उसके लिए तो बहुत दिक्कत का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो वो लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इनवॉइस का टाइम लिमिट क्या है इशू करने का, तो बोला गया 30 दिन। 30 दिन डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से 30 दिन पहले इशू कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 30 डेज, मैंने या तो 30 दिन में करिए या उसके पहले करिए या सर्विस देने के ही पहले करिए, आपका मन। ठीक है, आप इनवॉइस कभी भी इशू कर सकते हैं, बट 30 दिन के बाद मत करिएगा। अगर 30 दिन के बाद किया तो क्या होगा, सवाल आता है। तो अगर आपने 30 दिन के बाद किया तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस नहीं, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मेथड बी अप्लाई होगा, ना कि मेथड ए। ठीक है, पर इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में ये चीज 45 डेज का है, 45 डेज का है। ठीक है, मतलब टाइम लिमिट 30 की जगह 45 दिन है इशू करने का। समझ गए। अब इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, जो ऊपर था उसमें खाली एक जुड़ गया, कौन, टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम कंपनी, इनके लिए एक और चीज है, अगर ये सर्विस अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को देते हैं, ठीक है, अगर ये सर्विस डिस्टिंक्ट पर्सन को देते हैं, ठीक है, तो अगर ये सर्विस डिस्टिंक्ट पर्सन को देते हैं तो ये चाहे तो इनवॉइस इशू कर सकते हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई, या तो उसके रिकॉर्डिंग के टाइम, या चाहे तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड। कहने का मतलब मान लीजिए ये अप्रैल जून क्वार्टर है, ठीक है, उसने सर्विस अप्रैल में दिया, बाय द वे 12 अप्रैल को, तो चाहे तो 30 जून को भी रिकॉर्ड कर सकता है, 30 जून को भी इनवॉइस इशू कर सकता है। रिकॉर्डिंग तो बीच में कर ले, कोई मतलब नहीं है। तो वो चाहे तो या तो रिकॉर्डिंग के टाइम कर ले, या तो उसके पास मैक्सिमम टाइम है 30 जून, किस में, डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में वो चाहे तो 30 जून तक भी इनवॉइस इशू कर सकता है। ठीक है, 45 डेज तक किसके लिए, 45 डेज आपके मेरे लिए, हम जाएंगे बैंक में, हमें वो प्रोसेसिंग चार्ज करेगा, कुछ आ सकता है कुछ सर्विस का चार्ज करे, तो हमारे लिए 45 डेज है इसका इनवॉइस इशू करने का। ठीक है, ऐसे तो टाइम इशू कर देता है, पर 45 डेज का टाइम लिमिट है। बट डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में उसके पास टाइम लिमिट 30 जून तक का। कहने का मतलब बाय द वे ये बैंक है और ये बैंक का ब्रांच है, ठीक है, ये दोनों ब्रांच है, दो ब्रांच है, ठीक है, इसने इसको सर्विस दिया,
तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेम बैंक के ब्रांच है, तो ये चाहे तो 30 जून तक इनवॉइस इशू कर सकता है इसके केस में। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? कम से कम 3 महीना से एक्सीडिंग, 3 महीना नहीं, एक्सीडिंग 3 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सीडिंग 3 मंथ सर्विस प्रोवाइडेड, ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिकरेंट बेसिस और कंटिन्यूअस बेसिस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ, तब उसे कहा जाता है आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में आप कैसे बताइएगा इनवॉइस कब इशू करें? ठीक है, वहां तो था कि डेट ऑफ सप्लाई से 30 दिन, नहीं तो फिर डेट ऑफ सप्लाई ही हो जाएगा आपका फर्स्ट डेट, रिकॉग्निशन के लिए मेथड बी में आ जाइएगा। इन कंटिन्यूअस सप्लाई में पता करना थोड़ा मुश्किल था कि 30 दिन कहां से, तो कहा गया वो सब चीज हटाओ। क्या तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंटिन्यूअस सप्लाई का, उससे डेट ऑफ पेमेंट पता चल रहा है? अगर डेट ऑफ पता चल रहा है तो इनवॉइस तुम इशू करोगे ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, माने इस डेट ऑफ पेमेंट के पहले या इस डेट ऑफ पेमेंट के दिन। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट से मतलब नहीं है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से मतलब है, ध्यान रखिएगा। बाय द वे, अगर तुमको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता, उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मिसिंग है, तब क्या करोगे? जब पेमेंट रिसीव होगा तब, जब पेमेंट रिसीव होगा तब या उसके पहले, समझ गए? अगर किसी इवेंट से लिंक है तुम्हारा पेमेंट, इवेंट से लिंक है मतलब कहने का, बाय द वे तुम कुछ किसी प्रोजेक्ट में थे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जहां कहा गया 20% कंप्लीट होने पे आपको 15% पैसा मिल जाएगा, 50% कंप्लीट होने पे आपको 45% पैसा मिल जाएगा, तो यहाँ ड्यू डेट उस दिन स्टैब्लिश हो, जिस दिन माइलस्टोन रीच होगा। 20% रीच हो गया तो या तो उसके पहले इशू करो इनवॉइस, या उसके दिन में करो, उसी डेट को करो जिस दिन 20% अचीव हुआ, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट, जिस दिन वो माइलस्टोन रीच हो जाएगा उस डेट को, ठीक है, या उस डेट के पहले। समझ में आ गया? तो ये 3 चीज है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में, तो ध्यान रखना। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में भी था, वहां पे क्या सक्सेसिव पेमेंट और सक्सेसिव स्टेटमेंट कहा गया था। ठीक है, जो पहले हो जाए, या तो पेमेंट पहले हो तो पेमेंट के पहले इशू करना है, अगर स्टेटमेंट पहले इशू है तो स्टेटमेंट के पहले इशू करना है इनवॉइस, या उस डेट को इशू करना है। ठीक है, अब अगर सप्लाई सीज हो गया, सर्विस नहीं देना है, काम खत्म, तो जिस एक्सटेंट तक आप सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं उस एक्सटेंट तक आप इनवॉइस किस दिन इशू करिएगा? जिस दिन सप्लाई सीज हुआ। समझ गए? अब आता है ये कुछ एग्जांपल है, देख लीजिए। ए लिमिटेड प्रोवाइड सर्विस टू बी लिमिटेड ऑन 10 जून, तो इनवॉइस इशू करने का टाइम 30 दिन था इसके पास। ठीक है, ए लिमिटेड इशू द इनवॉइस फॉर सर्विस ऑन 15 जून, तो 30 दिन के अंदर इशू कर दिया, तो ये डेट सब मतलब हमको नहीं है, नहीं समझे? 15 दिन के अंदर इशू कर दिया तो इस डेट से, सॉरी इस डेट से मुझे मतलब है, इस डेट से मतलब नहीं है। अगर 30 दिन के अंदर नहीं करता तो मुझे इस डेट से मतलब होता, इस डेट से मतलब नहीं होता, तो अभी मुझे 15 जून से मतलब है, ये डेट इररिलेवेंट हो गया इस क्वेश्चन में। अब डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है पेमेंट रिसीव हुआ 20 तारीख को, रिकॉर्ड हुआ 30 तारीख को, तो डेट ऑफ पेमेंट ये हो गया। तो इसमें पहले कौन है? 15 जून, तो आंसर क्या होगा? 15 जून। समझ गए? A Limited provide service to B Limited on 10 जून, A Limited issue the invoice on 7 जुलाई। अब क्या 30 दिन के अंदर इशू हुआ है? तो हाँ, 30 दिन के अंदर इशू हुआ है। अगर 30 दिन के अंदर इशू हुआ तो ये डेट इररिलेवेंट हो जाएगा, तो 7 जुलाई। अब 7 जुलाई और डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे तो 20 और 30, तो 20 तो पहले क्या आ गया? डेट ऑफ पेमेंट, अगर 7 जुलाई तो बाद में आएगा, तो टाइम सप्लाई क्या होगा? 20 जून। समझ गए कैसे हुआ? तो पहले तो ये देखना है कि अगर 30 दिन में इशू हो गया तो ये डेट इररिलेवेंट हो जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस मायने रखता है, ये डेट से मतलब ही नहीं है मुझे। समझ गए? वही क्वेश्चन इसमें देखो क्या हुआ। ए लिमिटेड प्रोवाइड सर्विस टू बी लिमिटेड ऑन 10 जून, ए लिमिटेड इशू द इनवॉइस ऑन 15 जुलाई। अब इस केस में इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू नहीं हुआ, तो अब ये डेट इररिलेवेंट, ये डेट आ जाएगा। और 20 जून और 30 जून, तो 20 जून, क्योंकि ये पहले है, तो 20 और 10 में कौन पहले है? 10 पहले है। समझ गया? अब ये 1000 रुपया एक्सेस, ये यहां इंपॉर्टेंट है। गुड्स वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज में इररिलेवेंट हो गया था। क्या हुआ कि आपका बिलिंग हुआ, ठीक है, 5000 का, आपने पे कर दिया 6000। अब वो चाहे तो इस 6000 को डेट ऑफ पेमेंट के हिसाब से टैक्सेबिलिटी तो इस 1000 का आज ही होना था जो एक्स्ट्रा था,
लेकिन यहाँ एक ऑप्शन दिएगा, आप इस 1000 को नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट इनवॉइस जब इशू होगा उस टाइम में आप इसको ऑफर कर सकते हो टैक्स के लिए, वही चीज लिखा हुआ है, समझ गए? पढ़ लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ए टेलीफोन कंपनी रिसीव 5000 अगेंस्ट द इनवॉइस ऑफ 4800, 200 रुपया एक्स्ट्रा मिला, तो चाहे तो नेक्स्ट इनवॉइस में अपना एडजस्ट कर सकता है, समझ गए, क्योंकि 1000 से कम है। अब आता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में काफी इजी है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, हल्का सा चेंजिंग होगा। चेंजिंग क्या होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जगह डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है तुमको मालूम है? हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट दोनों अलग चीज है। डेट ऑफ पेमेंट रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है। जब भी रिवर्स चार्ज का बात आएगा तो डेट ऑफ पेमेंट का बात होता है, और डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिस दिन डेबिट हुआ बैंक अकाउंट रिसिपिएंट का, जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड हुआ किसके, रिसिपिएंट के, क्या, पेमेंट, समझ गए? या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डे, मतलब 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो यहां भी 3 डेट है, गुड्स वाले में 4 डेट था, एक एक्स्ट्रा चीज था, क्या था वो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, ठीक है, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ, ठीक है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस कैसे पता करोगे तुम, पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अब क्या है कि यहाँ भी वही 3 डेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और चेंजिंग क्या है, 31st डे की जगह 61st डे है, 30 दिन एक्स्ट्रा यहाँ मिलता है, ठीक है। गुड्स में 30 ही दिन था, अगर इन कारणों को पता नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो वही डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, बात खत्म। एक्सपेंस रिकॉर्ड करने में तो आगे ही रहता है, तो अब ऐसा बात है, अगर इन दोनों से नहीं पता कर पाए तो कहां जाओगे, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट वही चीज लिखा हुआ है, देख लेना, रिफर्स टू डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट या डेबिटेड इन द रेसिपिएंट बैंक अकाउंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ये तुम पढ़ोगे किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट नहीं, इंटरनेशनल टैक्स में पढ़ोगे बेसिकली, है तो इनकम टैक्स का ही पार्ट, नेशनल टैक्स में है लेकिन, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता क्या है, रिवर्स चार्ज। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीएम में कवर है, किस सेक्शन में, याद करो क्या लिखा हुआ था, इफ द supplier is located in non-taxable territory and the recipient is located in taxable territory, the person who liable to pay tax, कौन होगा लायबल, द पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, कहने का मतलब रिसिपिएंट लायबल होगा। अगर रिसिपिएंट लायबल होगा तो ही, ठीक है, आरसीएम वाला केस ही कवर है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कवर है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में ये मत लगाना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज है, ऊपर जाना, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या कहा गया, कुछ दिक्कत नहीं है, जो आरसीएम में ऊपर पड़े वही चीज है, डेट ऑफ पेमेंट तो है, ठीक है, बस 61st डे नहीं है। 61st डे की जगह जो ये कंडीशन था ना, ये वाला कंडीशन, कि अगर ऊपर से नहीं पता कर पाए तो उसके बीच में कंपैरिजन है, द डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसीट। 61st डे को भूल जाओ, समझ गए, 61st डे नहीं होगा डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ एंट्री। कब, अगर मेरा हम सर्विस इंपोर्ट किए हैं एई से, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, अगर हम सर्विस इंपोर्ट करेंगे किसी XYZ ABCD से तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर ये सेक्शन लगाओगे क्योंकि वो आरसीएम में ही कवर है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन है देख लो, ए लिमिटेड प्रोवाइड सर्विस टू बी लिमिटेड ऑन 10 जून, द सर्विस आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ए लिमिटेड इशू द इनवॉइस ऑफ सर्विस फॉर 15 जून, तो यहाँ 61st डे, यहाँ से 61 दिन जोड़ेंगे तो 15 जून तो जून में हो गया, 30 दिन 15 दिन हो गया, इधर हो गया जुलाई में 31 दिन, ठीक है। तो अब 15 दिन अगस्त में हो गया, तो 15 अगस्त जो होगा वो 61st डे होगा, ठीक है। 15, 15, 30, 31, 61 दिन हो गया ना, तो 15 अगस्त 61st डे है। अब 20 जून को पेमेंट मिलेगी, मतलब पेमेंट बुक में रिकॉर्ड हुआ है और डेबिट हुआ है 30 जून को शायद, सॉरी ये हाँ डेबिट हुआ है 20 जून को और रिकॉर्ड हुआ है 30 जून को, तो इसमें अर्लियर कौन है, तो 20 जून, तो 20 जून और 15 अगस्त कौन पहले है, 20 जून, 15 अगस्त थोड़े है, समझ गए। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, ए लिमिटेड प्रोवाइड सर्विस टू बी लिमिटेड ऑन 10 जून, द सर्विस आर टैक्सेबल इनवॉइस इशू, फिर वही 15 जून, तो फिर 15 अगस्त ही होगा। बट पेमेंट डेट देखो, पेमेंट डेट कौन पहले है, ये पहले है, ठीक है, रिकॉर्डिंग डेट पहले है तो ये हो गया,
15 सितंबर और 15 अगस्त कौन पहले है? 15 अगस्त। तो डेट टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 15 अगस्त। यही अगर एई का बात आया तो एई के बाद में क्या देखेंगे? एई के बाद में देखेंगे कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है और डेट ऑफ एंट्री क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट में। पेमेंट का नहीं, सर्विस का। पेमेंट का नहीं। तुम तो पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो ना, पेमेंट रिकॉर्ड करना अलग चीज है, सर्विस रिकॉर्ड करना अलग चीज है। तुम कहोगे पेमेंट के साथ ही सर्विस रिकॉर्ड होगा, होता है, ठीक है, होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इंड एस पढ़ने जाओगे तो कहेगा जब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक तुम सर्विस रिकॉर्ड, तब तक तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो अब बताओ कब रिकॉर्ड करोगे रेवेन्यू? तो अगर तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे सर्विस रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं समझे? रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा तो सर्विस रिकॉर्ड होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड तो खैर सप्लायर करेगा, रिसिपिएंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेना था, माय मिस्टेक, सॉरी। मैं रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू को भूल गया, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने लगा। रिसिपिएंट एंट्री करेगा जिस दिन, ठीक है, उतना कंफ्यूज ना करो तो अच्छा है, हटाओ उसको, तो भूल जाओ जो ही बोला अभी, ठीक है। A Incorporated provide technical service to B Limited via an email dated 4 June. A Incorporated informed B Limited the cost of technical services provided to it. B Limited transfer the payment on 12 अगस्त। अब इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है नो प्रायर एंट्री ऑफ अमाउंट, बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, बस पेमेंट आ गया है। तो जिस दिन पेमेंट आया है डेट ऑफ पेमेंट यही हो गया है कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है नहीं मेरे पास अभी, तो 12 अगस्त ही मेरा टाइम सप्लाई हो जाएगा। समझ गया? यही था। तो यही में क्या लिखना है? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसीप्ट, ठीक है। अब ये देखना चार्ट बना दिया है, ठीक है, वही चार्ट है, 3 डेट, अगर पॉसिबल नॉट डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस, और वही चीज यहाँ ए के केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस। समझ गए? अब वाउचर सेम है, कोई जरूरत नहीं है। रिडम्पशन पता है, डेट ऑफ रिडम्पशन मतलब पता नहीं है, आइडेंटिफेबल नहीं है, तो अगर आइडेंटिफेबल है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, काम खत्म। वही एक सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना, कोई मतलब नहीं है। शेड्यूल केस, अगर प्रोटोकॉल रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न फाइल जब करोगे तब, ठीक है। डेट ऑन विच प्रोटोकॉल रिटर्न फॉर पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, अदर केस डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। इंटरेस्ट लेट पेमेंट जब मिलेगा तब, वही सेम चीज। कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज करना 2 पेज, एक तो ये और एक गुड्स वाला ऊपर में होगा, ये देखो। कभी भी रिवाइज करना ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक ही है, काम खत्म। रिवाइज कर लो, हो गया कंप्लीट, यही कंप्लीट है। समझ गए? 2 ही पेज में पूरा है। अब आते हैं सेक्शन 14 जो बात करेगा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूज करता है लोगों को। इसको जब भी पढ़ना हो ना तो इसमें मत पढ़ो, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है चुपचाप आंख मूंद के नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, लेटेस्ट रिकैपुलेट में यहां आ जाओ, इससे पढ़ना, और ऐसे ही लिख के भी आना एग्जाम में, काफी इजी है, यहाँ क्लियरली तो समझ में आ जाएगा। हुआ क्या कि रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया। अब रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया, झगड़ा हो गया डिपार्टमेंट के साथ। क्या झगड़ा हुआ? सप्लायर बोल रहा है ओल्ड रेट कम था तो वही लगाएंगे, डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं न्यू रेट ज्यादा है तो वही लगाएंगे, या फिर सप्लायर बोल रहा है न्यू रेट का है कम है तो वो लगाएंगे, और डिपार्टमेंट बोल रहा है ओल्ड रेट का है कि वो ज्यादा है तो वही लगाएंगे। अब ये झगड़ा दोनों में चल रहा था, तो झगड़ा का निवारण किया गया। दूसरा चीज, नोटिफिकेशन वाला केस जो था, कौन सा? फॉरवर्ड चार्ज वाला, सप्लायर अदर देन कंपोजिशन सप्लायर, ठीक है, जिसमें कहा था डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और गुड्स वाला जो केस था तीसरा, गुड्स होना चाहिए, ठीक है। ये वाला केस को छोड़ के बाकी हर जगह ये आएगा। ये सेक्शन स्टार्ट ही होता है नॉट विथ स्टैंडिंग से, मतलब जो भी ऊपर लिखा हुआ है सब भूल जाओ, अब ये जो बताएंगे उसको मानो, ठीक है, समझ गए? तो अगर टैक्स रेट चेंज होता है तो क्या करना है, तो कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होगा? तो कहा गया अगर टैक्स रेट चेंज होता है तो पहले तो ये 3 डेट पता करो। कौन सा 3 डेट? डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट नहीं, मेरे सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मतलब कब बैंक में क्रेडिट हुआ,
या कब बुक्स में रिकॉर्ड हुआ, किसके, सप्लायर के, ये पता करो। इसमें एक और कंडीशन है, एक्स्ट्रा कंडीशन जो देखेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए यहीं पे रुक जाओ। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट पता है, डेट ऑफ इनवॉइस पता है, 3 डेट पता कर लिए। फिर बोला अगर इनमें से 2 डेट, ठीक है, अबव इवेंट अकर बिफोर द चेंज ऑफ रेट, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी बिफोर होगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर होगा तो ओल्ड रेट अप्लाई होगा, समझ गए। इफ एनी ऑफ देम अकर आफ्टर द चेंज ऑफ रेट, एनी टू, दो माने या तो ये दो या तो ये दो, ठीक है, या तो ये दो, समझ गए, कोई भी दो, जिस तरफ होगा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के जिस तरफ होगा दोनों, ठीक है, और उस समय जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वही टैक्स रेट लगेगा, समझ में आ गया। तो न्यू रेट बिकम द एप्लीकेबल टू द सप्लाई अगर आफ्टर में है 2 डेट, कोई भी 2 डेट। अब क्या दिक्कत आता है, यहाँ पे देखो लिख दिया, नोटिफिकेशन वाला चीज में लिख दिया है कि गुड्स वाले केस में वो इसको भूल जाना, सेक्शन 14 अप्लाई मत करना। अगर नोटिफिकेशन वाला केस है तो फॉरवर्ड चार्ज अदर देन कंपोजिशन सप्लायर, ठीक है, गुड्स दिया है तो सप्लाई किया गुड्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, काम खत्म, ठीक है, वहां झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तब है ना जब पेमेंट का डेट इधर पड़ गया, इनवॉइस का डेट उधर पड़ गया, पहले रेट के पहले पड़ गया, ठीक है, तब झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ा को निवारण करने के लिए ऐसा किया गया, समझ गए। अब देखो मेन चीज, अगर डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ इनवॉइस साथ में पड़ा, ठीक है, पहले या बाद में, तो प्रीफरेंस इसका है, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई इस पर डिपेंड करेगा कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या है। अगर डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट पहले या बाद में जब भी पड़े उससे मतलब नहीं है, तो टाइम ऑफ सप्लाई इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस पहले या बाद में उससे मतलब नहीं है, अगर साथ में पड़ गया तो दोनों में से जो अर्लियर होगा, ये तो ऊपर से ही पढ़ते आ रहे थे, दोनों अगर पहले पड़ गया तो दोनों में से जो अर्लियर हो वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, अगर दोनों बाद में पड़ गया तो दोनों में से अर्लियर हो वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। डेट ऑफ सप्लाई के साथ अगर डेट ऑफ इनवॉइस है पहले या बाद में फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस होगा, टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस होगा। लेकिन रेट जो है ना, रेट क्या एप्लीकेबल होगा, ये 2 डेट मिल के बताएगा कि हम दोनों एक साथ हैं पहले है तो ओल्ड रेट, हम दो एक साथ है बाद में है तो न्यू रेट, ठीक है, या हम दो या ये दो या ये दो। तो रेट डिसाइड करने के लिए 2 तो चाहिए, लेकिन जब रेट डिसाइड हो गया तो अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये तो मालूम है कि टाइम ऑफ सप्लाई पहले ही होगा या टाइम ऑफ सप्लाई बाद में होगा, पर इन दोनों डेट में कौन होगा, समझे, ये झगड़ा था। तो उस झगड़ा में बोला गया कि डेट ऑफ सप्लाई इररिलेवेंट है अगर वो किसी के साथ है तो, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। पर अगर डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट साथ में है तब आपको दोनों में से अर्लियर देखना है, वही इस चार्ट में बताया भी गया है, ठीक है। अगर डेट ऑफ सप्लाई पहले है, इश्यू ऑफ इनवॉइस पहले है और ये बाद में है, कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड रेट अप्लाई होगा, ये तो पता चल गया, यहां से पता चला ओल्ड रेट अप्लाई होगा, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, समझ गए। अगर सप्लाई पहले है और रिसीट ऑफ पेमेंट पहले है तो पता चल गया कि ओल्ड रेट अप्लाई होगा, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट होगा, ठीक है। अब यहां बोला गया आफ्टर, डेट ऑफ इनवॉइस बाद में है, रिसीट ऑफ पेमेंट बाद में है, तो ये पता चल गया कि न्यू रेट अप्लाई होगा, कि 2 डेट बाद वाला डेट है। पर टाइम ऑफ सप्लाई होगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई बाद में होगा, न्यू रेट होगा, ये सब पता चल गया, पर होगा कौन, तो जो अर्लियर होगा, समझ गए। अब यहां बोला गया दोनों बाद में है, सप्लाई और इनवॉइस, तो पता चल गया कि न्यू रेट होगा, ठीक है, पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई तो इररिलेवेंट है टाइम ऑफ सप्लाई पता करने के लिए। रेट एप्लीकेबल कौन सा होगा इसके लिए रिलेवेंट है डेट ऑफ सप्लाई, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ये पता करने के लिए इररिलेवेंट हो जाता है, ठीक है, तब फिर डेट ऑफ इनवॉइस। हाँ, उसके बाद देखिए ये आफ्टर में है, ये आफ्टर में है तो न्यू रेट होगा, पर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट होगा। लेकिन ये दोनों पहले है तो मुझे मालूम है कि ओल्ड रेट होगा, ये तो पता चल गया। टाइम ऑफ सप्लाई भी पहले ही होगा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, बट कौन हो, जो अर्लियर है, समझ गए। ये तो वो पॉइंट, ये खत्म। मैंने तुम्हें कहा था एक और चीज है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट में, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है बाय द वे टैक्स रेट चेंज हो गया, ठीक है, टैक्स रेट चेंज हो गया। मुझे मालूम है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट अर्लियर ऑफ 2 डेट होता है, कौन सा, रिकॉर्डिंग वाला डेट
और दूसरा क्रेडिट वाला डेट। लेकिन रिकॉर्डिंग डेट इरिलेवेंट हो जाएगा, डेट ऑफ क्रेडिट बस रह जाएगा। कब? अगर पैसा क्रेडिट हुआ है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के 4 दिन बाद, आफ्टर 4 days, मतलब 5वां दिन, 5th डे अगर क्रेडिट हुआ है पैसा अकाउंट में बैंक में, तो उस केस में डेट ऑफ रिकॉर्डिंग को भूल जाना, सिर्फ डेट ऑफ क्रेडिट होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो अगर तुम्हें ये 3 डेट पता करना है तो उसमें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें तुम्हें ध्यान देना है कि अगर टैक्स रेट चेंज हुआ तो क्या पेमेंट क्रेडिट 4 दिन बाद हुआ है। अगर पेमेंट क्रेडिट 4 दिन बाद 4th डे को हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन बाद का बात है, आफ्टर 4 days है, 5th डे को क्रेडिट हुआ है। तब अगर भले डेट ऑफ रिकॉर्डिंग जो है वो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले हो, कोई मतलब नहीं है, होना तो चाहिए था डिफिनेशन से ये डेट, लेकिन अब ये इरिलेवेंट हो जाएगा अगर 4 दिन बाद पैसा मिला है। तब बस डेट ऑफ क्रेडिट, तो डेट ऑफ पेमेंट उस रिसीट ऑफ पेमेंट केस में क्या हो जाएगा, 5th डे। ठीक है, जिस दिन क्रेडिट हुआ पैसा वो हो जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ है, ये रहा, वेयर द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 4 वर्किंग डेज। आफ्टर मैंने 5वां दिन के, मैंने आफ्टर 4 मैंने 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन जब भी हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पैसा मिला, समझे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ही डेट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट डेट ऑफ क्रेडिट ही होगा उस केस में। डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर इररेलेवेंट हो जाएगा अगर 4 दिन बाद पैसा मिला है तो। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे देखो दिया हुआ था, रेट ऑफ टैक्स 10 जुलाई को चेंज हुआ, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड हुआ 8 जुलाई को, द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू सप्लायर बैंक अकाउंट 15 जुलाई। तो पहले वाले डिफिनेशन के हिसाब से जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का केस नहीं है तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 8 जुलाई होता। लेकिन क्योंकि यहां चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ है 10 तारीख को, समझ गए, तो क्या 10 से 14 जुलाई तक अगर पेमेंट क्रेडिट हो जाता तब तो 8 जुलाई ही होता, लेकिन पेमेंट क्रेडिट 15 जुलाई को हुआ, तो अब डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 8 जुलाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वो इररिलेवेंट हो गया, अब खाली डेट ऑफ क्रेडिट ही होगा। समझ गए? 15 जुलाई ही तुम्हारा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट होगा। समझ में आ गया? 8 जुलाई नहीं होगा। अब बोलोगे कि अगर बाय द वे 8 जुलाई को पेमेंट क्रेडिट हो गया होता तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब है? रिकॉर्डिंग पहले हो गया है, पेमेंट बाद में हो रहा है, क्रेडिट बाद में हो रहा है। समझ गए? दिक्कत तब नहीं है अगर ये डेट रहता 8 जुलाई, किस दिन क्रेडिट डेट अगर 8 जुलाई रहता 8 जुलाई, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 8 जुलाई ही होता। समझ गए? लेकिन जब डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पहले है लेकिन डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाद में है, तब का ये चीज। समझ गए? आया समझ में? समझ गए? कोई दिक्कत? आया समझ में? अब बोलोगे दोनों बाद में होता तो बाय द वे 15 जुलाई 15 जुलाई होता तो क्या दिक्कत है? जो अर्लियर ले लो। अगर दोनों बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पहले पड़ जाता है तब दिक्कत होता है। समझे? अगर दोनों बाद में पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। The date of recording the payment in the books of account will not be considered as a date of receipt of payment, even though if the same precede the date of credit of payment in the bank account. अब यहां पर एक थोड़ा कह सकते हो कि थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए था। क्लियरिटी क्या चाहिए था, जैसे समझो, अब यहां पे क्लियरली लिखा नहीं, लिखा क्या, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। तो अगर दोनों चीज बाद में हो तो क्या होगा, ये यहाँ क्लियर नहीं किया। दोनों चीज बाद में, जैसा पढ़ के तो यही लग रहा है कि डेट ऑफ इररिलेवेंट हो गया पूरी तरह। नहीं समझा?
पर अगर बाद में होगा तो अर्लियर वाला प्रोविजन लगाना, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा क्या होगा, समझ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि जैसा ये लाइन बोल रहा है अगर क्रेडिट आफ्टर 4 वर्किंग डेज हुआ तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ही डेट ऑफ क्रेडिट खाली होगा। तो उस केस में तो बाय द वे ये जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ, ये पेमेंट भी अगर बाद में होता लेकिन इसके पहले होता तो फिर भी तुम डेट ऑफ क्रेडिट लेने का बात कर रहे हो, यही ना कर रहे हो। समझ में आया? नहीं समझे? बाय द वे ये 14 जुलाई तक छोड़ दो, 14 जुलाई, सॉरी छोड़ दो, 15 जुलाई, 15 जुलाई क्या है? 15 जुलाई को मानो डेट ऑफ एंट्री है, ठीक है, पेमेंट रिकॉर्डिंग डेट है, और 16 जुलाई क्रेडिट डेट है। दोनों बाद में, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 10 तारीख को हुआ है, तो पेमेंट तो 4 दिन बाद ही हुआ है। तो अब भी क्या वो सेक्शन क्या होगा बता, हमें कुछ दिक्कत है? क्योंकि इसके हिसाब से जब पढ़ते हैं तो हमें तो यही लगता है कि अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद 4 वर्किंग डेज के बाद अगर क्रेडिट हुआ है तब तो बस डेट ऑफ क्रेडिट लेना है, डेट ऑफ पेमेंट से तो मतलब ही नहीं है, फिर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग से तो मतलब ही नहीं है। फिर सेक्शन तो यही कह रहा है, ठीक है, सेक्शन तो यही कह रहा है ना। अब तुम कहोगे कि सर डेट ऑफ इनवॉइस भी बाद में पड़ गया तो और डेट ऑफ सप्लाई पहले पड़ गया, तब तो ऑब्वियस बात है कि बाद में ही होगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा डेट लेंगे ये थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि एक्ट के हिसाब से तो ऐसा कहीं लिखा नहीं कि अगर दोनों बाद में पड़ जाए तो क्या होगा। ये तो बस यही कह रहा है कि अगर 4 दिन बाद पेमेंट मिला, 4 दिन बाद अगर पेमेंट मिला तो डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट ही तुम्हारा टाइम डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट होगा। अगर ऐसा कह रहा है तो भले ही डेट ऑफ रिकॉर्डिंग बाद में हो, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद हो, फिर भी डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ही लिया जाएगा। नहीं समझे? और ये लाइन वही लिख रहा है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट even though if the same precede the date of credit of payment in the bank account। तो ये भी तो वही लिख दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर मैं तो इस केस का बात कर रहा हूं जहां दोनों डेट तो बाद में है लेकिन डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पहले है, डेट ऑफ क्रेडिट बाद में है। अब भी क्या तुम डेट ऑफ क्रेडिट को ही लोगे? तो खैर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि अगर दोनों डेट बाद में पड़ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, ये तो तब ना जब ये पहले पड़ गया इसके, तब ना बोल रहा कि 4 दिन बाद हुआ तो भाई उसको इग्नोर कर दो, खाली इसको लो। पर दोनों अगर बाद में पड़ गया तब क्या करेंगे? हाँ, ये तो ये बोला नहीं। अब पैसा भी 4 दिन बाद क्रेडिट हो रहा है। अब बताओ, अब तो तुम्हारे साथ जैसा लिखा गया है वो तो कह रहा है कि 4 दिन बाद क्रेडिट हुआ तो बात खत्म, डेट ऑफ क्रेडिट होगा खाली। ठीक है, पर दो डेट तो बाद ही में है, तब क्या करें? खैर झगड़ा उसमें तो नहीं होगा, टाइम सप्लाई लगभग लगा आगे पीछे। खैर छोड़ हटा, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। अगर आता है तो उस केस में तुम लिख कि ये प्रॉब्लम है, सेक्शन पे ऐसा बोल रहा है, तो डेट ऑफ उसको रिलेवेंट मान लेंगे हम। ठीक है, हमें सब रिलेवेंट मानना पड़ेगा हमको, उसको रिलेवेंट मान लेंगे तो खैर डेट ऑफ क्रेडिट ही होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और क्या कर सकते हैं, एक्ट ऐसा कह रहा है, हम थोड़े कह रहे हैं। एक्ट यही कह रहा है अगर दोनों डेट बाद में पड़ गया तो बताया नहीं, तो बोल रहा है प्रोसीड भी कर रहा है फिर भी वही होगा। समझ गए? हाँ, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले पड़ गया तो आपका सेक्शन अप्लाई हो सकता है, ठीक ठाक, सबसे सबसे परफेक्टली अप्लाई हो रहा है कि ठीक है। या फिर डेट ऑफ क्रेडिट पहले पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वही होगा। ठीक है, छोड़ो हटाओ, क्यों कंफ्यूज होना। क्वेश्चन थोड़ा सेट नहीं करेगा कि दोनों डेट बाद में हो, तुमको चेक करना चाहेगा इसी चीज के लिए हो कि पेमेंट पहले है तब चेंज हुआ तब ये हुआ। ठीक है, चलो तो